वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक इस चैप्टर का पूरा माइंड मैप को पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि अब हम लोग एक एक करके इस पूरे चैप्टर को हर एक रिएक्शन को पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस एंड द फॉर्म विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और उस सिंगल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी, वो जो सब्सटेंस बना होगा उसका डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा और उसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसी रिएक्शन का नाम पड़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा भी होगा। और कार्बन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन का तीन फॉर्म होता है। पहला फॉर्म ग्रेफाइट, दूसरा फॉर्म डायमंड और तीसरा फॉर्म बकमिंस्टर फुलरेन। ये कार्बन का थ्री फॉर्म है जिस फॉर्म में आपको कार्बन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो C+ ऑफ दैट गिव्स CO2। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड देन इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये रिएक्शन अपने में इंपॉर्टेंट है, आप इस रिएक्शन को हमेशा याद रखें। ये एक एग्जांपल है किस रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। यानी यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ जब ये रिएक्शन जिस बीकर में हो रहा होगा वहां पे इस जो बीकर होगा वो हॉट होगा। हॉट होने का ये मतलब है कि वहां जो रिएक्शन हुआ है वो हॉट तभी होगा जब वहां से टेम्परेचर का इवोल्यूशन हो रहा होगा, यानी वहां पे टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट आ रहा होगा। और कोई भी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आप एक और देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। मैं इसका नेम नोट कर देता हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जहां पे ऑक्सीजन 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे डाई, और जहां पे ऑक्सीजन 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्राई। तो उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आपका सेकंड पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक डिफाइन ये होता है कि द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तब आपके दिमाग में ये बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम आखिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली हम रिएक्शन को गलती कर रहे होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको अच्छे से पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। यानी रिएक्टिविटी सीरीज से क्या मतलब होता है और रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे तैयार किया गया है। रिएक्टिविटी सीरीज को हर एक एलिमेंट का, हर एक सब्सटेंस का रिएक्शन कराया गया उसके साथ, और उसके बाद जो जितना तेजी से रिएक्ट किया वो उतना हाईली रिएक्टिव मेटल बना, और वो जिस सब्सटेंस के प्रति जो जितना कम रिएक्शन किया वो क्या बना, लिस्ट रिएक्टिव मेटल बना। जैसे कि कैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि अगर हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है बोर्ड का, तो अगर कोई भी स्टूडेंट उस सिलेबस का, अगर ज्यादा सिलेबस का अगर यूज कर रहे हो और वो ऐसे देख रहे होंगे मेरे पास बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो अगर उसको देख कर अगर वो टारगेट लेकर बहुत रैपिडली खत्म कर रहे होंगे तो उनका एग्जाम परसेंटेज क्या होगा, ऑब्वियसली वो 90+ तक परसेंटेज लेके आएंगे। और वहीं पे अगर कोई एक लड़का जो अपने सिलेबस को एक लो क्वांटिटी में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका परसेंटेज क्या आ रहा होगा, डाउनफॉल आ रहा होगा। यानी ये दिखाता है कि हमारे एग्जाम के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एग्जाम को आने वाला अपकमिंग पेपर में कितना वैल्यू दे रहे हैं। उसी प्रकार से ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज ये दिखाता है कि आपका ये जो कंपाउंड है वो अलग और सब्सटेंस से कितना विगरसली और कितना फास्टली रिएक्ट कर सकता है। और जो जितना ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा वो उतना रिएक्टिव कंपाउंड होगा। और जो जैसे कि देखोगे आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम के दौरान आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका लाइफ एकदम चिल मोड में हो रहा है। ऐसा होता है कि चलो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो केमिस्ट्री मेजर में इस एक लिस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे। यानी वो बहुत कम रिएक्टिव, उनको एग्जाम के प्रति अपना कोई रिएक्शन नहीं है। उसके बाद तो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। मेटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यानी मेटल को अरेंजमेंट किया जाता है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, और इसी सीरीज को, दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको एक और नाम देते हैं एक्टिविटी सीरीज। और इसी सीरीज को हम लोग एक और नाम देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्टिविटी सीरीज।
आइए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना शुरू करते हैं, यानी एक ऐसा सीरीज जो कि हमें क्लियर कराएगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिविटी है। और जैसे आप लिखा एज यू मूव डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज द एज यू रिएक्टिविटी मेटल डिक्रीजेज, यानी जितना हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आएंगे वो मेटल का रिएक्टिविटी क्या होते रहता है, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे कि सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, फिर बैरियम, फिर कैल्शियम और फिर सोडियम। तो पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम ये बहुत रिएक्ट विग्रोसली विथ वाटर, यानी ये बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस, या वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद रिएक्ट विग्रोसली विथ एसिडिक सॉल्यूशन। और कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्या इवॉल्व कर देंगे, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये जो मैग्नीशियम से लेके और लीड तक ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। और ये जो मेटल है ये हाईली जो थर्मिक नेचर के होते हैं, इनका रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो हाईली थर्मिक होगा। जैसे पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम और सोडियम। ये पोटेशियम और सोडियम एक ऐसे मेटल है जिनका लगभग आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 23 to 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। यही कारण है कि हम लोग कहाँ पे केरोसिन ऑयल के अंदर डीप करके रखते हैं। उसके बाद एक बीच में आएगा आपका हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस एलिमेंट। इसके नीचे के जितने सारे एलिमेंट हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये जितने भी हमारे मेटल है वो डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, यानी ये सारे जो मेटल है वो एसिड के साथ कभी रिएक्ट करते ही नहीं है। और रिएक्ट करने के साथ वो कभी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते ही नहीं है एसिड से रिएक्ट करके। यानी लिक्विड सीरीज का ये पूरा टर्मिनोलॉजी क्या क्लियर कर रहा है, कहीं भी जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या मतलब सुना था, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम लेते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और लेस रिएक्टिव मेटल में जैसे कि उसके नीचे आयरन लेते हैं FeSO4। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे गेस कर पा रहे हो कि पोटेशियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, फर्स्ट पे आ रहा है। और वो पोटेशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, आराम से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज इट इज एन हाईली रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ क्या बना देगा, K2SO4 प्लस Fe। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख के देखें, Fe प्लस K2SO4, तो आप जल्दबाजी में इसका आंसर ये ना कभी कह दो कि FeSO4 प्लस K। क्यों, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू पोटेशियम के, यानी जो आयरन है वो पोटेशियम के हमेशा क्या आता है ऊपर, जबकि आना क्या चाहिए, यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो इसके नीचे आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे पोटेशियम है और आयरन है, तो आयरन यहाँ पे है तभी ये डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल फर्स्ट में रहेगा तो इसको ये कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ रिएक्शन क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। वहीं पे अगर Cu प्लस HCl, या अगर आपको कोई भी एसिड हो तो जल्दी से क्या, डू नॉट रिएक्ट एसिड टू गिव H2, और वो जल्दी से एसिड के साथ जल्दी से कोई भी रिएक्शन नहीं करना पसंद करेगा। ठीक है, आप कभी जल्दबाजी में ना कर दे कि CuSO4 और प्लस H2, ऐसा नहीं, ये भी रिएक्शन अपने में रॉन्ग है, ये भी रिएक्शन क्या है, रॉन्ग है, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि जो कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड है वो एक बहुत लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप देख पा रहे हो ड्यू टू लिस्ट रिएक्टिविटी ये सारे जो मेटल है वो हमारे ऑर्नामेंट्स में यूज आते हैं। जैसे कि सिल्वर देख लो, प्लेटिनम अपने में बहुत कॉस्टली मेटल है ये, और गोल्ड अगर ये हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी जब ये पाए भी जाते होंगे तो ये फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस पढ़ रहे होंगे, और वहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी मेटल कैसे किसी नेचर में एग्जिस्ट करता है और उसका एग्जिस्टेंस कैसे कैसे होता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको ये पूरा क्या करना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से आप पूरे केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। आप बस आज के लिए आपका वर्क यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से इसको याद करें। बाकी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर उसके बाद हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे कि इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफाइन। अगर आपको चैप्टर और ये पता पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।